कांप काहे रही हो? ETF नाही लिया का? ला, तुका ETF दिला दें। ओके। हाय शशांक सर। हाय। नमस्कार दोस्तों। तो अब हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे हम ETF की स्टडी कैसे करनी चाहिए जब कोई नया ETF मार्केट में आ रहा हो। और रिसेंटली एक्चुअली 2 और 3 नए ETFs आ रहे हैं। तो उनमें से एक जो हेल्थ केयर पे फोकस कर रहा है, अपने कोविड टाइम में थोड़ा पॉपुलर भी है वो, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स बिगिन। बिल्कुल, तो हम विल जंप राइट इन इस बार। तो अगर आपने ETF हमारा फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्टरी नहीं देखा है तो वो एक जरूरी नॉलेज होगी इस वाले को समझने के लिए, और आपको ETF की नॉलेज है तो हम सीधा शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। तो यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिख रही है। ये बेसिकली क्या है कि अगर आप ETF मार्केट्स ग्लोबली देखेंगे तो जो ये ब्लू वाला बैकग्राउंड बड़ा सर्कल दिख रहा है, ये अगर ग्लोबल ETF मार्केट है, इसका बहुत बड़ा चंक अभी यूएसए में ही है। मतलब यूएसए में ETF मार्केट काफी पॉपुलर हो चुकी है, म्यूचुअल फंड से ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं। इंडिया में ये रिसेंटली पॉपुलर हो रहा है और हम आशा करते हैं कि बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो होता क्या है कि किसी बड़े मोमेंट को पहले स्पॉट करना और उस पर पहले से जंप कर लेना आपको ज्यादा मुनाफा दे सकता है। तो ETF में क्या है कि जब हम बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड में एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। यस। एक्टिव में आपका फंड मैनेजर कुछ नॉलेज यूज करता है अपनी और फंड बैलेंस आउट करता है। ETF के बारे में एक बहुत बड़ी चीज ये है कि लोग एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ETF के थ्रू इंडेक्स इन्वेस्टिंग बेस्ट रास्ता होता है, बिकॉज इंडेक्स में खर्चे कम आते हैं। जैसे निफ्टी 50 हो गया, आपका सेंसेक्स हो गया, IT इंडेक्स हो गया। वैसे ही रिसेंटली कोरोना टाइम्स के कारण हुआ क्या कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे फोकस काफी बढ़ गया। निफ्टी फार्मा हमारे यहाँ था जहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, तो काफी फोकस्ड डोमेन था ये इंडेक्स का। ओके। तो एक इंडेक्स लॉन्च किया गया, हेल्थ केयर इंडेक्स, जिसमें फार्मा कंपनी के साथ साथ हॉस्पिटल्स भी हैं, डायग्नोस्टिक्स भी है। तो उस बारे में हम बात करेंगे कि ये सेक्टर क्यों आगे जाएगा। उसके बाद हम ETF की नॉलेज देंगे कि जो ये एक्सिस अपना ETF लॉन्च कर रहा है, इसकी डिटेल्स क्या क्या है। ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले अगर हम ETF पे फोकस करें तो जो ग्लोबली ETF की मार्केट है, उसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, मतलब जो स्कीम होती है उसमें कितना पैसा उनके पास है, वो AUM बढ़ता ही जा रहा है। 2003 से लेके आप डेटा अगर देखोगे तो 2019 तक ये लगभग 7,000 US बिलियन डॉलर्स हो चुका है। ओके। और ये पक्का है, ये आगे बढ़ता जाएगा, बिकॉज यूएस के अलावा बाकी पार्टिसिपेशन बहुत कम है, जैसा हमने पहले दिखाया। तो आगे अगर हम बढ़ते हैं देखते हैं कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है यूएस की, तो जो ये लेफ्ट साइड आपको पिक्चर दिखेगी, तो आपको जो ये ब्लू पार्ट दिख रहा है, ब्लू पार्ट जो ये है इंडेक्स डोमेस्टिक इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी ETF। मतलब क्या होता है कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग को अक्सर लोग इग्नोर करते हैं। जो भी इंडेक्स होता है ये 10-12% एवरेज साल का दे देता है। लॉन्ग टर्म में ज्यादातर लोग इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर हम 15-20-25 साल की बात करें तो लगातार बीट नहीं कर पाते हैं। तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग एक बहुत ही सिंपल, सरल, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है वेल्थ क्रिएशन का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ इंडेक्स इन्वेस्टिंग को। सेफ है, बिकॉज देखिए कंपनी खत्म हो जाएगी, इंडेक्स कहीं नहीं जा रहा। हाँ, एक या दो कंपनी को नुकसान हो सकता है, बिल्कुल पूरे पूरे BSE को, या मतलब पूरा स्टॉक मार्केट को या सेंसेक्स इक्विटी मार्केट को नुकसान नहीं हो सकता कि वो खत्म हो जाए। बिल्कुल। तो अभी जो ब्लू पार्ट है ये हमारा इंडेक्स जो है, ये ETF और म्यूचुअल फंड के इंडेक्स का है पार्ट। और नीचे जो ऑरेंज वाला है ये एक्टिवली मैनेज, जैसे मैंने लॉन्च किया कोई फंड ABC नाम से, उसमें मैं किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर की कंपनी लूंगा, मतलब एक्टिवली मैनेज करूंगा, ये कोई इंडेक्स को ट्रैक नहीं करेगा। तो अगर आप इनफ्लो देखेंगे तो जो इनफ्लो चल रहा था एक्टिवली म्यूचुअल फंड में और इंडेक्स वाले में, ये एक इंक्रीजिंग फिनोमेना दिखा रहा है यहाँ पर हमारे इंडेक्स और ETF में। और जो नीचे का पार्ट है ऑरेंज वाला, वो नेगेटिव साइड में जा रहा है। तो ये बैलेंसिंग हो रही है एक तरीके से। तो देखते हैं कि इंडेक्स ETF की तरफ फोकस बढ़ रहा है रिसेंटली मार्केट्स का। और अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो फी बेस्ड एडवाइजर्स का क्या मतलब है कि हमारे इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है। जो बहुत हाई वेल्थ लोग होते हैं उनके पास खुद से टाइम नहीं होता पैसा लगाने के लिए। तो वहां क्या होता है कि वो लोग एक अपॉइंट करते हैं मैनेजर। तो वहां हम देखेंगे जो फुल सर्विस ब्रोकर हैं या जो फी बेस्ड ब्रोकर हैं,
वो 2011 से 18 के बीच में काफी इंक्रीज हुआ है ईटीएफ में इनफ्लो का, मतलब ईटीएफ में इन्वेस्टिंग ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पर रिटर्न्स मायने रखते हैं और साथ ही साथ कैपिटल प्रिजर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज में। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि दो इंडेक्स को हमने कंपेयर किया है। तो जो आपका ग्रे वाला पार्ट है हमारा निफ्टी 50 है, ओके, और जो आपका ये रेडिश दिख रहा है ये निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स है, जो इंसेप्शन के बाद से क्या रिटर्न इसने दिया है। अच्छा, तो आपने देखा कि बीच में इसने काफी बीट किया, थोड़ा सा डाउन भी गया, बट ऑन एन एवरेज देखोगे तो यहाँ तो आप बराबर रहा है। अगर आप पूरे 30-25 साल का देखोगे तो यहाँ तो Yes. बराबर रहा है। यहाँ पे जो एवरेज रिटर्न्स रहेंगे वो ज्यादा ही आएंगे निफ्टी 50 से थोड़ा सा। तो तो कोई डाइवर्सिफिकेशन मेजर डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो कोई पर्टिकुलर, अगर मतलब मैं निफ्टी 50 में तो ऑलरेडी जैसे लगा रखे हैं, तो एनी पर्टिकुलर थिंग कि मेरे को हेल्थ केयर में लेने का कोई स्पेशल बेनिफिट हो सकता है? देखिए मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, तो होता क्या है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री कहाँ जानी है कोविड के बाद वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम वहां चलेंगे कि अभी तक ये रहा है कांस्टेंट, ओके, अभी तक अगर ये बीट नहीं कर पा रहा है तो नीचे भी नहीं है, यस, बिल्कुल, तो वो भी एक बड़ी बात होती है। और फ्यूचर में मार्केट कैसे बढ़ेगा इस बारे में डेटा मैं प्रेजेंट करूंगा अभी। ओके, तो जो आपने क्वेश्चन किया उसके लिए मैं ये डेटा यूज करना चाहूंगा। जैसे आप अगर कोई टेस्ट कराने जाते हैं, पैथोलॉजी का बिजनेस काफी ज्यादा हमारे इंडिया में है, तो ज्यादातर शहरों में स्पेशली छोटे शहरों में पैथोलॉजी अभी अनऑर्गेनाइज्ड है। मतलब कोई लोकल प्लेयर है, उसने पैथोलॉजी खोल ली, वहां टेस्ट हो रहा है, सैंपल ले रहा है। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है 45% शेयर रखता है मार्केट में। ये डायग्नोस्टिक्स की बात कर रहे हैं जो हेल्थ केयर में आता है। थायरो केयर का केवल 1% है, अपकमिंग कंपनी है। मेट्रोपोलिस का देख लीजिए आप, लाल पैथ लैब का, एसआरएल का, हॉस्पिटल्स का। तो हॉस्पिटल 40% कर रहे हैं और अनऑर्गेनाइज 45% है। जो एक फोकस्ड डायग्नोस्टिक पैथोलॉजीज होती हैं वो अभी काफी कम है इंडिया में। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहीं पर है कि इसके बाद क्या है कि धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं और आदमी बिल्कुल, अब बिल्कुल, अवेयर हो रहा है कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने होते हैं वो हमारे स्ट्रक्चर्ड प्लेयर्स के पास जाना बेहतर होता है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड डिफाइन होता है वहां पर और हाँ, डेविएशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। यस, हाँ, तो मैं देख सकता हूँ कि एक्चुअली अगर 45% अनऑर्गेनाइज्ड है तो मार्केट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। तो अब यहाँ से आपके क्वेश्चन पे वापस आएंगे, तो ये अभी तक का इंडेक्स था। अब अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको बताई, तो यहाँ से अगर सब कुछ चीजें सही जाती हैं तो आगे अपवर्ड स्कोप बहुत ज्यादा है इस फील्ड में। अब क्या होता है इस हेल्थ केयर इंडेक्स में, होता क्या क्या है इसमें? हॉस्पिटल्स होंगे, डायग्नोस्टिक्स होंगे जो आपके टेस्ट करते हैं, कुछ दवाएं बनाने वाले होंगे। दवाएं बनाने के साथ साथ दवाओं में जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो कहाँ बनता है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इस पार्ट में आएंगे। उसके बाद हो गया क्लिनिकल रिसर्च एंड आर&डी। अगर मैं सिंपल वर्ड में समझाऊं तो जब भी कोई वैक्सीन बनती है या कोई दवा बनती है तो पहले उसको टेस्ट किया जाता है। बिल्कुल, हाँ, तो वो जो टेस्टिंग होती है उसको हम क्लिनिकल रिसर्च कहते हैं। ये एक लंबा प्रोसेस होता है 10-12 साल का। कोविड वैक्सीन फास्ट ट्रैक हुई है, बट जनरली 10-12 साल लगते हैं एक नॉर्मल दवा को मार्केट में आने में। उसके पहले वो जानवरों पे टेस्ट होती है, ह्यूमन में टेस्ट होती है, बीमार लोगों पे टेस्ट होती है, कई स्टेजेस होती हैं। तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्लिनिकल रिसर्च, तो ये 4 सेक्टर्स कवर करेगा हमारा हेल्थ केयर इंडेक्स। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, तो यहाँ पे टॉप वाले मैंने फिलहाल मेंशन किए हैं। आगे हम आपको सारे 20 दिखाएंगे। 20 यहाँ पर हैं कंपनियां जो ट्रैक करेगा ये इंडेक्स। ऊपर सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, डिवीज दिख रहा है आपको, सिप्ला है। तो ये लिस्ट हो गई हमारे जो टॉप है। तो सन फार्मा के पास 15% है, और अगर आप टॉप के 3 जोड़ोगे तो 15, 13, 10। तो टॉप 3 में काफी कॉन्सेंट्रेशन है, वो आई थिंक मार्केट कैप के हिसाब से भी है और आगे क्या स्कोप है उस हिसाब से भी है। और ये डाटा हम आपको बता देना चाहते हैं, ये डाटा अक्टूबर 2020 का है। बिल्कुल, ठीक है, तो आप, और ये बेस्ड ऑन मार्केट कैप होता है। जनरली आप कोई भी ऐसे टेबल देखते हो तो वो हमेशा मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ही फॉलो करती है। हाँ। और इस इंडेक्स में जैसे आपने मेंशन किया कब का है ये, तो ये जो एनएसई है वो डिफाइन करता है कि कब कब रिव्यू करेगा। तो सेमी एनुअल पैटर्न रहेगा इस इंडेक्स का रिव्यू का, मतलब हर 6 महीने पे ये चेंज होगा। ओके।
अब क्या होता है कि फॉर्मुलेशन एक्सपोर्ट का मतलब हुआ कि जैसे कोई दवा आपको बनानी है, तो जो दवा में मटेरियल लगता है उसको आप लिक्विड फॉर्म में बोल सकते हो, जिस भी फॉर्म में मटेरियल लग रहा है वो मटेरियल इंडिया में कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया के बाहर जा रहा है। तो यहाँ पैटर्न देखोगे फाइनेंशियल ईयर 13 से लेके अभी डेटा आप 21 तक का अगर देखोगे, 21 अभी शुरू ही हुआ है, आधा भी नहीं बीता है। तो रेगुलेटेड मार्केट्स क्या है, जहां पर सामान जाएगा, दोबारा से चेक होगा और फिर मार्केट में लॉन्च होगा। और कुछ है सेमी रेगुलेटेड मार्केट जहां पे टेस्टिंग थोड़ी सी कम है, जैसे यूएसए हमारा रेगुलेटेड में आता है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज सेमी रेगुलेटेड हो सकती हैं। तो आप शेयर देखोगे, अगर हम केवल रेगुलेटेड की बात करें तो जो ये 5 पे था फाइनेंशियल ईयर 13 में, वो 20 में 9 हो गया और 10 का एस्टिमेट है इस ईयर के एंड तक। और आगे ये एस्टिमेट 13 और 17 का है। ये केयरफुली बनाए जाते हैं एस्टिमेट्स, स्टेट्स और मैथमेटिकल डेटा को लेके, तो ये डेटा ट्रस्टवर्दी होता है। जो 5-5 बराबर था सेमी रेगुलेटेड और रेगुलेटेड के बीच में शुरुआत में फाइनेंशियल ईयर 13 में, वो भी बढ़ के जो एस्टिमेट हमारा 25 तक है उसमें 17 हो जाएगा हमारा रेगुलेटेड मार्केट में और 13 हो जाएगा सेमी रेगुलेटेड मार्केट में। ये सारे नंबर्स यूएस बिलियन डॉलर्स में हैं। तो ये हम आपको ये समझा रहे हैं कि जो मार्केट है पूरा इंडियन हेल्थ केयर का, दिस इज बाउंड टू ग्रो। तो आगे क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि गवर्नमेंट रिसेंटली प्रोडक्शन पे काफी पुश कर रहा है, बिकॉज चाइना के कारण सप्लाई चेन काफी ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है पिछले साल लॉकडाउन के कारण। तो ज्यादातर जो रॉ मटेरियल बाहर से आता था वो टाइमली नहीं पहुंच पाया, तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि सारा सामान हम खुद बनाएं। तो ये कई कई सेक्टर में है। जो प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव है, इसमें क्या होता है कि अगर एक कंपनी लगातार कुछ सालों तक मुनाफे में रहेगी और प्रोडक्शन बढ़ाती रहेगी तो गवर्नमेंट उनको कुछ फायदा देगी, जिसको हम इंसेंटिव बोलते हैं। अच्छा, तो ये जो प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव है, ये जो हेल्थ केयर सेक्टर का स्पेसिफिक है, उसका डेटा आपके सामने है। 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। तो डिपेंड करता है कि आपका मुनाफा अगर 5,000 करोड़ के बाहर जा रहा है, उसके ऊपर जा रहा है, तो आपका जो होगा रेवेन्यू के हिसाब से 11,000 करोड़ का इंसेंटिव गवर्नमेंट देगी, और इतना आपको 1,000 करोड़ इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा 5 साल तक। तो गवर्नमेंट के कुछ क्राइटेरिया हैं। अगर आप प्रॉफिटेबल रहोगे और इन्वेस्ट करोगे, कैपेसिटी आप स्केल करोगे, मुनाफा बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देगी। ओके। तो वही जो डेटा है यहाँ पर ग्रुप ए बी सी में, इससे दिखता है कि टोटल इंसेंटिव 15,000 करोड़ रुपए का है। तो कोविड के पहले इंडियन फार्मा सेक्टर जो एक थोड़ा सा इग्नोर्ड भी कह सकते हैं, बिकॉज अगर आप रिटर्न्स देखोगे 2020 के पहले का, तो फार्मा रिटर्न्स बहुत कम जा रहा था, सेक्टर सो रहा था ऑलमोस्ट 5-7 साल से। 2020 फरवरी से डेटा देखोगे तो 100% के ऊपर रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी, और दिस इज गोइंग ऑन अभी भी। तो आगे ये और बढ़ेगा, बिकॉज डायरेक्ट फार्मा नहीं, अगर हम हेल्थ केयर की बात करें, लोग अवेयर हो रहे हैं, टेस्टिंग्स प्रॉपर तरीके से करा रहे हैं, हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, रेगुलर फुल बॉडी चेकअप्स करा रहे हैं, तो वहां पे स्ट्रक्चर्ड सेक्टर जो है वो आगे ग्रो करेगा ही करेगा, बिकॉज अनऑर्गेनाइज्ड के पास उतनी मैन पावर, उतने स्किल्स अभी नहीं है हमारे देश में। और हम अगर आगे बढ़ते हैं तो ये फिर डेटा वही प्रेजेंट करता है कि जो इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने पहले क्या किया है और फ्यूचर उनका क्या स्कोप है। तो होता क्या था कि हमारे यहाँ एपीआईज बहुत बनते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मतलब हम दवा का कुछ कंपोनेंट देते हैं बाहर, वो पूरा बना के हमें ही वापस बेच देते हैं। तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या हो गई कि एपीआईज को हम खुद यूज करेंगे और खुद की दवाएं बनाएंगे, तो सारा मुनाफा हमारे पास आएगा। तो आप यहाँ पर रिफर कर सकते हो सेम डेटा पर कि अप्रूवल्स कितने हो रहे हैं और टोटल परसेंटेज कितना है ग्लोबल का। तो पहले जो दुनिया भर में अप्रूवल्स हो रहे थे उसका 39% हमारा शेयर था, जो ये ऊपर लाइन दिख रही है। ये शेयर हमारा 2020 में 44% हो गया है। तो बेशक ये 5% ही दिख रहा है, बट अगर आप पॉपुलेशन देखोगे, टोटल बिजनेस देखोगे, तो 5% का इंक्रीज बहुत बड़ा नंबर है। ये 47 से गिरा है अभी थोड़ा लॉकडाउन के कारण, ये वापस से मतलब अपवर्ड स्कोप की बात अगर आप करोगे तो 44 से 50 तक की बात कर सकते हैं 2021-22 के लिए। अब हम स्ट्रेट इन जंप इन करेंगे एक्सिस के ईटीएफ में जो ये लॉन्च कर रहे हैं, तो इसका नाम होगा एक्सिस हेल्थ केयर ईटीएफ। ये ट्रैक करेगा हमारे निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स को। तो यहाँ पर टोटल ये 20 कंपनियां होंगी। यहाँ पर कंपनियों के नाम लिखे हैं और उनका करंट मार्केट प्राइस CMP लिखा हुआ है, जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं राइट साइड में। तो यहाँ पर एबॉट है, एल्केम है, फाइजर है, डिवीज लैब है जो काफी पॉपुलर हो रही है, डॉक्टर रेड्डी है जो अभी रशियन स्पुतनिक वैक्सीन
का लाइसेंस ले चुकी है, आगे रिलीज करेगी, बायोकॉन है, तो सब ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स हैं और यही आगे जाके जो हमारा ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको ऑर्गेनाइज में कन्वर्ट करने में मदद करेंगे हमारे देश में। तो पैसा यहाँ पर लगेगा, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, सेमी एनुअली हर 6 महीने पर ये एक तरह से रीटच होगा, तो ये अप डाउन हो सकता है, कुछ बढ़ सकता है, कुछ घट सकता है, तो ये वहां पर उसकी रिस्ट्रक्चरिंग करते रहेंगे सेमी एनुअली। अब स्कीम का नाम है एक्सिस हेल्थ केयर ईटीएफ। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए का है और उसके बाद जब आप 5,000 इन्वेस्ट कर लोगे फिर 5,001, 5,002, 5,003 इस तरह से जाएगा। और ये ईटीएफ है, मतलब अगर आपने वीडियो देख ली है पहली वाली, तो ईटीएफ इलेक्ट्रॉनिकली डीमैट फॉर्म में आपका स्टोर होता है, तो आप इसको दो तरह से खरीद सकते हो। या तो आपका ब्रोकर अगर म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म देता है तो आप डायरेक्टली वहां से परचेज कर सकते हो। ज़ेरोधा में ये चीज है, हम आपको जल्दी ही उसका डेमो दिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में कि परचेज कैसे करना है। या फिर आप एक्सिस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर डायरेक्टली जा सकते हो। अगर आपने पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप हमारा म्यूचुअल फंड वीडियो रिफर कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, और वहां से आप सीख जाओगे कि केवाईसी कैसे करनी है। आपका जब एक्सिस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर अकाउंट रेडी हो जाएगा तो ईटीएफ आप जब एनएफओ आता है फर्स्ट टाइम, तो आप फर्स्ट परचेज उस वेबसाइट से भी कर सकते हो। अगर आप हमारी बात मानोगे तो ब्रोकर के थ्रू करना काफी आसान होता है। तो अगर आपको झंझटों में नहीं पड़ना है, केवाईसी दोबारा नहीं करानी है, तो जो भी आपका ब्रोकर प्लेटफॉर्म है उससे आप परचेज कर सकते हो। आपको हम ज़ेरोधा की कॉइन ऐप का डेमो आगे दिखा देंगे। अब यहाँ पर बेसिक डिटेल्स हैं कि ये किस बेंचमार्क को ट्रैक करेगा, इसकी यूनिट वैल्यू क्या है। अब हमने पहले मेंशन किया है कि किसी फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस भी देखना थोड़ा जरूरी होता है म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, बिकॉज ये एक्टिवली मैनेज नहीं है तो उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट फर्क पड़ता है कि मैनेज कौन कर रहा है, बिकॉज इंडेक्स के अलावा कुछ पैसा कहीं और भी लगता है, वो डिसीजन फंड मैनेजर लेते हैं। तो जिनेश गोपानी जी एक्सिस के साथ बहुत पहले से हैं। अगर आपने नाम सुना हो एक्सिस लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड का, तो उसमें भी ये फंड मैनेज करते हैं और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड ने भी रिटर्न्स अच्छे दिए हैं, तो ट्रैक रिकॉर्ड इनका काफी अच्छा है, तो एक ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट लग रहा है। तो मैं पर्सनली तो वेट करूंगा और मैं शायद एनएफओ में जाऊंगा जरूर। और अभिषेक से पूछते हैं कि क्या आपको कैसा लगा, कि आप क्या इस इंडेक्स में पैसे लगाना चाहोगे और फिर लगाओगे तो क्यों लगाना चाहोगे? यस, तो मुझे ठीक लगता है। एक तो मेरे को ये लगता है कि हेल्थ केयर इंडेक्स एक अच्छा ऑप्शन है मेरे पास, मतलब ग्रो होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और फोकस जैसे पहले भी देखा गया है कि अगर कोई सेक्टर की तरफ फोकस ज्यादा आता है तो उसमें रिसर्च भी बढ़ती है। तो जब बेसिकली रिसर्च बढ़ती है तो आप इंटरनेशनल मार्केट में compete करने के लिए ज्यादा एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो इंडियन कंपनीज हैं वो स्टैंड कर पाएंगी। जब वो स्टैंड कर पाएंगी, वैसे भी हम ऑलरेडी जेनरिक मेडिसिन में तो वर्ल्ड में लीडर है। ठीक है, अगर हम इनोवेटिव मेडिसिन में भी अब ऊपर जाएंगे तो बेसिकली कमाएंगी तो हमारे यहाँ की कंपनीज ही ना, तो इंडेक्स बिल्कुल कमाएगा। तो लेना मेरे को थोड़ा समझ आता है। हाँ, और मेरा ओपिनियन वही है कि मैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, बिकॉज मेरा मानना है कि अगर मेरी जरूरतें 12% कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म पीरियड में पूरी हो रही हैं तो मैं जबरदस्ती पैसे रिस्क पे डाल के क्यों जाऊं। तो मेरे लिए इंडेक्स इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकमेंडेशन नहीं है, मैं पर्सनल ओपिनियन बहुत ऑनेस्टली दे रहा हूँ यहाँ पर। और हेल्थ केयर इंडेक्स अभी नया है और इस इंडेक्स में मैं इन्वेस्ट पर्सनली नहीं कर रहा हूँ। कुछ डायग्नोस्टिक कंपनीज मेरे पास हैं पोर्टफोलियो में, बट पूरे इंडेक्स का फायदा मैं नहीं उठा रहा हूँ। अगर जो हमने स्टॉक्स मेंशन किए 20, अगर आपके पास ऑलरेडी वो हैं तो शायद उतना इंपॉर्टेंस आपके लिए इस ईटीएफ का ना हो, बट अगर आपके पास बिल्कुल नहीं है तो एक डाइवर्सिफिकेशन की तरह से, बिकॉज इकोनॉमी में सेक्टर रोटेशन चलता है। आज फार्मा चलेगा 4-5 साल, फिर ऑटो का टाइम आएगा, फिर आ गया मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर का टाइम। तो पोर्टफोलियो में हर सेक्टर होना जरूरी है कि एक टाइम पे 1-2 सेक्टर ही चलते हैं, बाकी थोड़ा सुस्त रहते हैं। तो जब सेक्टर आप डाइवर्सिफाई कर लोगे तो आपका पोर्टफोलियो हर टाइम किसी ना किसी सेक्टर के कारण आगे बढ़ता रहेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन की वैल्यू यही है।